दोस्तों, आपने ब्रिटिश एम्पायर का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये दुनिया के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा एम्पायर था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा जैसे देश भी ब्रिटिश एम्पायर के गुलाम थे। इन सभी देशों के साथ साथ अंग्रेजों ने हमारे महान भारत देश पर भी एक लंबे समय तक राज किया था। दोस्तों, जब भी भारत में अंग्रेजों के राज की बात की जाती है तो सबसे पहले सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान जैसे बहादुर लोगों की शक्ल हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि यही वो बहादुर लोग थे जिनको शहीद करने के बाद ही अंग्रेज हमारे भारत देश पर कब्जा करने में कामयाब हुए थे। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज भारत में सबसे पहली बार कब आए थे, और आए थे तो क्यों आए थे, और कैसे इन्होंने औरंगजेब के सामने घुटने टेके थे, आइए जानते हैं। वीडियो आखिर तक देखना। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है साल 1600 ईस्वी में। इस कंपनी का मकसद था मसालों की ट्रेडिंग करना। साल 1608 में इनकी नजर हमारे भारत देश पर पड़ती है और ईस्ट इंडिया के मर्चेंट पहुंचते हैं गुजरात के सूरत शहर में। इस वक्त देश पर मुगल हुकूमत का राज था और जो मुगलों की आर्मी थी वो 4 मिलियन से ज्यादा थी और बहुत ताकतवर थी। कंपनी जानती थी कि इनसे हम लड़ नहीं सकते हैं, तो वो इनसे दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। कंपनी के लोग आगरा पहुंचकर मुगल बादशाह जहांगीर से मिलते हैं और बिजनेस करने देने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन जहांगीर इन्हें साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भारत में पोर्तुगीज लोग पहले से बिजनेस संभाल रहे थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग सोचते हैं कि भारत के उस हिस्से में जाते हैं जहां मुगलों का राज न हो। साल 1611 में उनकी ये कोशिश कामयाब होती है। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में ये वहां अपनी पहली फैक्ट्री खड़ी करते हैं। और फिर साल 1618 में ईस्ट इंडिया कंपनी कई शानदार तोहफे लेकर जाती है जहांगीर से इजाजत मांगने कि हमें भारत के हर हिस्से में बिजनेस करने दिया जाए। जहांगीर इनके तोहफों से इम्प्रेस होकर इन्हें इजाजत दे देते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और कई अन्य इलाकों में अपने पैर फैला चुके थे। साल 1658 के वक्त नए मुगल शहंशाह बनते हैं हजरत औरंगजेब आलमगीर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान से बात करती है कि बंगाल में भी हमें बिजनेस करने दिया जाए। शाइस्ता खान इन्हें मना कर देते हैं। तब कंपनी के लोग अनुरोध करते हैं औरंगजेब आलमगीर से कि बंगाल में भी हमें फैक्ट्रीज बनाने दी जाए। औरंगजेब इनकी लालच को देखकर साफ साफ मना कर देते हैं। तब अंग्रेज के पूरे व्यापार पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि उनके कुल सामान की कीमत का 3.5% वसूल कर लिया जाता था। उस जमाने में सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाली और डच व्यापारी भी बिजनेस करते थे। उन्होंने भी मुगल अधिकारियों से मिलकर अपने लिए भी वही अधिकार लिए जो अंग्रेजों के पास थे। जब ये खबर लंदन में कंपनी के दफ्तर में पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जोसाया चाइल्ड गुस्से से लाल पीला हो गया और इस मौके पर जोसाया चाइल्ड ने बिल्कुल बचकाना फैसला लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ऑर्डर जारी किया कि तुम फौरन बंगाल खाड़ी और अरब सागर में मौजूद मुगल सल्तनत के जहाजों का रास्ता काट दो और तुम्हें जो भी मुगल सल्तनत का जहाज मिले उसे फौरन लूट लो। इतना ही नहीं, उसने लंदन से कुछ फौज की टुकड़ियां भी भेजी जिन्हें यह ऑर्डर दिया कि मुगल सल्तनत से जंग करो। जैसे ही लंदन से मुगल सल्तनत के खिलाफ जंग करने का ऑर्डर जारी हुआ, वैसे ही बम्बई में मौजूद अंग्रेजों के कुछ सिपाहियों ने मुगल सल्तनत के कई जहाज लूट लिए। अंग्रेजों के हिसाब से इस जंग को जंगे चाइल्ड कहा जाता है। इतिहासकार इस जंग को चाइल्ड का बचकानापन कहते हैं, क्योंकि वो 308 सिपाहियों के साथ दुनिया की सबसे ताकतवर और मालदार सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ चुका था। उस जमाने में औरंगजेब की सबसे मालदार हुकूमत थी और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा यही से पैदा होता था। आर्थिक तौर पर उन्हें वही स्तर हासिल था जो आज अमेरिका को है। औरंगजेब की हुकूमत में सल्तनत की सीमाएं काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पौंडीचेरी तक फैली हुई थी। यही नहीं, औरंगजेब की फौजें दक्कन के सुल्तानों, अफगानों और मराठाओं से लड़ लड़कर इस कदर खूंखार हो चुकी थी कि वो उस वक्त दुनिया की किसी भी फौज से टकरा सकती थी। जब अंग्रेजों ने मुगल के जहाजों को लूट लिया तब बदले में मुगल सल्तनत के ताकतवर कमांडर सीती याकूत ने 20,000 की फौज के साथ बम्बई शहर का घेराव कर लिया। ऐसी हालत देखकर अंग्रेजों की फौज में अफरा तफरी मच गई और सारे अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए उस किले में जाकर छुप गए जो उन्होंने उनके व्यापार के लिए बनवाया था। सीती याकूत चाहते तो उस किले को बड़ी आसानी से फतह कर सकते थे, लेकिन वो जानते थे अंग्रेज ज्यादा दिनों तक इस किले में नहीं छुप सकते हैं। इसीलिए उन्होंने दूर से ही किले पर गोलाबारी जारी रखी और बिल्कुल वही हुआ जो सीती याकूत ने सोचा था। कुछ दिनों के अंदर ही किले में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया और किले के अंदर लोग भूख से मरने लगे। ऐसे हालात देखकर अब बहुत सारे अंग्रेज अपनी मौत की डर की वजह से छुपके से महल से निकलते और सीती याकूत से माफी मांगकर उनसे मिल जाया करते थे। उस वक्त बहुत से अंग्रेज ने इस्लाम धर्म भी अपना लिया था ताकि वो सीती याकूत का भरोसा जीतने में कामयाब हो सके। अंग्रेजों के लिए परेशानी सिर्फ बम्बई में ही नहीं थी बल्कि बंगाल में भी थी। वहाँ शाइस्ता खान ने भी अंग्रेजों को हर तरफ से घेर
लिया था। यानी अब अंग्रेजों के पास अपनी हार कबूल करके माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे गई थी और उन्होंने अपने 2 दूत मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर के पास भेजे ताकि वह हार की शर्तें तय कर सके। ये कई महीनों के बाद औरंगजेब के दरबार में पहुंचने में कामयाब रहे। दोनों इस हाल में पेश हुए कि दोनों के हाथ मुजरिमों की तरह बंधे थे, सिर सीने पे झुके थे और हुलिया ऐसा कि ब्रिटिश दूतों की जगह वो फकीर लग रहे थे। दोनों दूत औरंगजेब के तख्त के करीब पहुंचे तो उन्हें फर्श पर लेटने का हुक्म सुनाया गया। बादशाह औरंगजेब ने उन्हें सख्ती से डांटा और फिर पूछा कि वो क्या चाहते हैं। दोनों ने गिड़गिड़ाकर अपना अपराध कबूल किया और माफी मांगी। फिर कहा उनका जब्त किया गया लाइसेंस बहाल कर दिया जाए और सीती याकूत को बम्बई की घेराबंदी खत्म करने का हुक्म दिया जाए। उनकी अर्जी इस शर्त पर मंजूर हुई कि अंग्रेज मुगलों से जंग लड़ने का 1.5 लाख रुपए हर्जाना अदा करे, आगे से आज्ञाकारी होने का वादा करे और ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जोजाया चाइल्ड भारत छोड़ दे और दोबारा यहाँ कभी ना आए। अंग्रेजों ने इस शर्त को सिर झुकाकर कबूल किया और बम्बई जाकर सीती याकूत को बादशाह का फरमान दिया। तब जाकर किले में बंद अंग्रेजों को कई महीनों बाद रिहाई मिली। आने वाले साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस शर्मनाक हार के किस्से ब्रिटेन के जनता तक ना पहुंचे। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसमें हार का कारण मुगलों की धोखेबाजी बताया और उन्होंने दरबार के किस्से को भी गायब कर दिया। लेकिन इस किताब को पब्लिश करने में 40 साल लग गए। जैसे आज भारत में मुगलों के खिलाफ बनावट इतिहास बनाकर फेक मूवीज और वेब सीरीज बनाई जा रही है। खैर, यह दिलचस्प सवाल ये उठता है कि औरंगजेब अगर अंग्रेजों को माफी ना देते और उन्हें भारत से निकाल कर बाहर कर देते तो आज इतिहास क्या होता।